नाजरीन, 27 अक्टूबर 1947 का दिन इस्लामिया कश्मीर की तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब भारत ने बरसगीर की तकसीम के मुस्लिमा असूलों की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए साजिश और मुनाफकत से काम लेकर गालिब मुस्लिम अक्सरियत की रियासत जम्मू कश्मीर पर गासिबाना तसल्लुत और कब्जा जमा लिया था। 72 साल पूरे होने के खिलाफ आज कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। 72 बरस पहले 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने पहली बार मकबूजा कश्मीर में अपनी फौजें उतारी थी, जिसके बाद से भारत ने आज तक कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर जाबराना कब्जा कर रखा है। आज के दिन हर साल कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा को जम्मू कश्मीर में इस्तफ़सावे राय की वादा पूरा करने की याद दिलाते हैं और साथ साथ भारत के खिलाफ यौम स्याह के मौके पर आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे, जलसे और रैलियां मुनाकिद की जा रही हैं। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपने देखी। लगारी साहब, जरा माजी की याद ताज़ा करते हैं। 72 साल पहले 27 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? हुआ ये था कि उससे 2 महीने पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाम से बरसगीर की तकसीम अमल में आई। अच्छा। उसमें एक फार्मूला ये था कि प्रिंसली स्टेट्स ये तय करेंगी कि उन्होंने अपनी क्या पोजीशन अख्तियार करनी है, इंडिया में रहना है, ठीक है, पाकिस्तान में शामिल होना है या इंडिपेंडेंट हैसियत रखनी है। तो कश्मीर का महाराजा जो था उसने पहले तो इस प्रेशर में रहा। 14 अगस्त से पहले की बातें कर रहे हैं कि वो जो है आज़ाद रहना चाहता है। बाद में उसने देखा कि इंडिया तो आज़ाद नहीं रहने देगा, तो उसने ऑप्ट किया फॉर पाकिस्तान। ओके। आपको मैं एक और बात बताता हूँ जो बहुत दिलचस्प है, जो शायद पहली दफ़ा लोग हमारे सुन रहे हैं, नहीं उससे पहले भी शायद हो सकता है सुना हो। 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, 14, 15, 16, 17 को जी। श्रीनगर में, अनंतनाग में, जम्मू में, लद्दाख में और कारगिल में और जो वहाँ पर दीगर अजला हैं, बारामूला में, जितने भी अजला हैं, सब में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहा था और ऑप्ट कर लिया गया था कि वहाँ के लोगों ने ये मान लिया था कि ये सरजमीन पाकिस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया गया था। ये कब? 14 अगस्त, 15 अगस्त 1947 से लेकर ये इस दिन तक। 27 अक्टूबर को क्या हुआ कि इंडिया की तैयारियां हो रही थी। हमारा रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो आया 3-4 दिन के बाद। दोनों मुल्कों के क़याम का ऐलान हो चुका था, लेकिन बॉर्डर तय नहीं थे। जब मालूम हुआ कि बॉर्डर्स में 2 मुसलमान तहसीलें जो हैं, गुरदासपुर की और इसका पठानकोट, ये इंडिया को दे दी गई हैं, तो फिर बड़ा मसला पैदा हुआ। अच्छा। अरे भाई, ये तो फिर इंडिया को यहाँ से तो रास्ता मिल जाएगा। अगर ये 2 मुस्लिम तहसीलें जो हैं ये अगर पाकिस्तान के पास होती और ये साजिश न की गई होती, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो माउंट बैटन थे, उन्होंने मिलकर रेड क्लिफ को इस बात पर मजबूर न किया होता कि ये बाउंड्री बनाएं और ये तहसीलें जो हैं इंडिया के साथ रखें, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर तो कश्मीर का मसला ही नहीं था। कश्मीर का मसला उस वक्त हुआ कि ये दोनों तहसीलें जो थी ये पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी कि मुस्लिम आबादी की थी। खैर, वो नहीं मिली। उसके बाद इंडिया ने कब्जा करना चाहा, तो यहाँ से पाकिस्तान भर से या पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ थे, जो कश्मीर के एरियाज़ थे और जो दीगर पाकिस्तान के इलाके थे, वहाँ से मुसलमान अपने तौर पर आगे बढ़े कि हम खुद जाकर पोजीशन संभाल लें। तो श्रीनगर एयरपोर्ट तक ये सब पहुँच चुके थे। अच्छा। अचानक आया हॉट, पाकिस्तानों को रोक लिया गया। अच्छा। पाकिस्तान जो बढ़ रहे थे उनको रोक लिया गया। ये 27 अक्टूबर 1947 को। और इंडियन उसका श्रीनगर एयरपोर्ट पर अगर ये पहुंच जाते तो फिर तो इंडियन जहाज़ का उतरना मुहाल था। तो 27 अक्टूबर को वो नहीं पहुंच पाए। उससे पहले हमारी फौजें रोक ली गई। हमें नहीं मालूम, हमारा कमांडर इन चीफ जो था वो अंग्रेज़ था और उसने किस तरह ये फैसला किया, किससे पूछकर, कायद-ए-आज़म से पूछा नहीं पूछा, वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान से पूछा नहीं पूछा। ये सारी चीज़ जो थी वो बहुत सी चीज़ें अब तक वाज़ेह नहीं हैं। और ज़ाहिर है वो तो नहीं कह सकते थे ना कि आप जो है वो तस्लीम कर लें और अपनी फ़ौजें रोक लें। उनने हमारे या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको रोक लें।
तो वो रोक लिया गया था। इधर इंडियन फौजें उतरी। अच्छा। और इंडियन फौजों के उतरने के बाद फिर ये हुआ कि वहाँ पर उसकी फौजी मौजूदगी की वजह से फिर इन्होंने कहा कि हम पीछे हटते हैं। तो मुसलमानों ने जाकर ये मुजफ्फराबाद का, नीलम का, आठ मुकाम का और जो है वो अपना जो दीगर इलाके थे चनारी और चकोठी, उसके बाद बाग, और उसके बाद जो है वो बाग के साथ के मिले हुए इलाके, फिर आगे रावलाकोट और उसके बाद पुंछ, और पुंछ के साथ आगे मीरपुर तक के इलाके जो हैं, कोटली, ये सारे इलाके जो हैं इन्होंने अपने पास रिटेन किए। और यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया और कह दिया है कि ये हमारी हुकूमत होगी। और सरदार इब्राहिम साहब आज़ाद कश्मीर के पहले सदर मुंतखब हो गए। अच्छा, ये थी ये पूरी दास्तान जो 27 अक्टूबर के, और वहाँ इंडिया का गासिबाना कब्ज़ा हो गया। और जब ये इंडिया ही खुद गया था यूनाइटेड नेशन में कि जी ये मसला हमारा हल करवाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोगों से राय करा लें। अब निकल गई ये बात कि महाराजा की राय क्या होगी, महाराजा क्या चाहेगा, महाराजा चाहता है नहीं चाहता है, वो किसके साथ चाहता है, लेकिन अब आवाम तय करेंगे। वो वादा है जिसका हम याद दिलाते हैं कि भाई आपने तो जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि हम जो है लोगों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, तो लोगों से आज तक नहीं पूछा गया है। हम इस राय के लिए हम अक़वाम मुत्तहिदा के दरवाजे खटखटाते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि सरदार इब्राहिम साहब जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद भी वो कई मरतबा प्रेसिडेंट बने, और मैं उनसे मिल भी चुका हूँ और उनसे मैंने गुफ्तगू भी की थी और उनका इंटरव्यू भी किया था। ज़बरदस्त। अब हम एक और अहम मामले की बात करें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात करते हैं, जिनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। अल अज़ीज़िया केस में बुरी जमानत उन्हें कल मिल गई। 20-20 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के भी जमा करा दिए गए। उनकी तबीयत बदस्तूर ख़राब है और वो अभी भी सर्विसेज अस्पताल में एडमिट हैं। इस हवाले से आपको क्लिप दिखा दें। साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादे की गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, क्या नवाज शरीफ साहब की बीमारी का सबब बदपरहेजी हो सकती है? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। और क्यों वो बदपरहेजी करेंगे कि अपनी सेहत के खुद ही दुश्मन होंगे और खुद ही चाहेंगे कि जनाब उनकी तबीयत ख़राब हो। लेकिन बात यह है कि वज़ीर आज़म ने एक जेस्चर के तौर पर अपने वज़रा से कहा है कि आप लोग नवाज शरीफ के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स देना बंद करें और ना दें। कि वज़ीर आज़म खुद भी इस तरह की बातें एक तरफ तो वो बनाते हैं कि जी मुज़ाकरात होंगे JUI के साथ, और फिर ख़ुद ऊपर ये भी कहते हैं कि ये हुकूमत डीज़ल के बगैर चल रही है, एहतियात वो भी नहीं रखते हैं। लेकिन उनके वज़रा जाकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये उस जेस्चर का जो वज़ीर आज़म खुद रखना चाहते हैं, क्या उसके मुताबिक है? और दूसरी बात ये है कि क्या जो है वो आप वहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, या तो आप कहें कि जनाब हमने तो ये निहारी थी, इसी इतनी मिकदार थी, और ये हरीसा था, ये इतनी मिकदार में था, और हमने देखा था ये इनको दिया गया है। आप हवाई बातें तो नहीं कर सकते ना, ये मुनासिब नहीं। लेकिन लगारी साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो खून पतला करने की दवा की वजह से कम हुए? देखिए, प्लेटलेट्स जो हैं उसके काज तो कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर खून पतला करने की दवाई ये जो है, जो जब आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि खून बहने के या खुदा न खास्ता कट लगने की सूरत में खून मुस्तकिल बहते रहने के इम्कानात होते हैं, और फिर वो खून बंद नहीं होता है। जो भी आप कर लें वो खून बहता ही रहता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि नाक से और मुँह से भी खून आना शुरू हो जाता है। तो ये दवाई जो है वो आखिर अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी तो वो दवाई उन्हें ली होगी, और अगर उनका कोई लेवल जो है उसका बढ़ गया होगा कोलेस्ट्रॉल का, तो उनको ज़रूरत पड़ी होगी कि लोप्रिन लें और उसको कम करें। तो ये तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आज खुद तो कोई भी नहीं लेता है ना। कोई भी, मैं भी अगर कोई दवाई मुझे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो लूँगा ना, मैं अपनी मर्जी से दवाई लेता रहूँगा ताकि उससे मेरी तबीयत भी ख़राब होती रहे। लेकिन आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के घर से जो खाना आता है वो परहेजी होता होगा? क्यों नहीं होता होगा? आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि नवाज शरीफ के घर से जो खाना भेजा जा रहा है, उनके घर पर कौन है? उनके घर पर उनकी वालदा मौजूद हैं जी। उनके घर के अंदर उनके वो मुलाजिम मौजूद है जो गुज़श्ता 15 साल से 20 साल से 30 साल से वो मौजूद हैं। उनकी बहरहाल घर में आकर दीगर रिश्तेदार, बहुत क्लोज रिश्तेदार भी वो घर पर ही होंगे। इस तरह के क्राइसिस में लोग आ जाते हैं, उनकी अपनी बहनें आ जाती होंगी, वो आकर सूरत हाल को देखती होंगी। खुद शहबाज शरीफ साहब को मालूम होता होगा कि किस तरह का खाना भेजा जाता है। अब मतलब ये इस तरह हम क्या कहना चाहते हैं
कि घर में लोग जो हैं वो लापरवाह बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब को ऐसे ही खाना भेज देंगे कि जाएं ये आपके सियासत के साथ जो भी होता है होता रहे, हम तो आपको ऐसा ही खाना खिलाएं। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, हुकूमत और JUIF के दरमियान कोई भी तय नहीं पाए और JUIF का आज़ादी मार्च आखिर शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से क्यों नहीं कहते कि सियासी मामलात में जो डेडलॉक है उसको ख़त्म कराएं? इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर लगारी साहब से पूछेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान डॉक्टर शाहिद मसूद के मशवरे के मुताबिक क्यों नहीं आखिर इन लोगों से मदद ले लेते जिनका नाम लिया, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी शुजात या परवेज़ इलाही, डेडलॉक ख़त्म करने के लिए? तो इनको आगे लाने का मतलब ये होगा कि असल मसला ये हल कर सकते हैं और वो इमरान खान साहब खुद हल नहीं कर सकते हैं। अगर ये तासुर जाना है और इस तरह का तासुर देना है अपना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, तो ज़ाहिर है इनको आगे लाएंगे। लेकिन हिकमत अमली भी कुछ चीज़ होती है, दानाई भी कुछ चीज़ होती है और आपको हिकमत से काम लेना भी कोई अमल होता है। ये आपकी टीम के मेम्बरान हैं, शाह महमूद कुरैशी। अगर आप ये सोचेंगे कि शाह महमूद कुरैशी को अगर हमने ऑन पेज ले लिया और हमने कहा कि भाई जाएँ इस मसले को हल कराएँ और आप जाकर डायलाग का हिस्सा बने और जाकर आप अपोजिशन से कहें या मौलाना फजल रहमान से कहें कि चलें जी हमारे साथ हम ठीक होकर चलते हैं, तो ऐसा होगा कि फिर शायद वो सियासत में पोजीशन आगे ले जाएंगे और इदारों की नज़रें उन पर जा पड़ेंगी और फिर ये सोचा जाने लगेगा कि जनाब अब चलो ठीक है, इनसे तो काम नहीं चल रहा, चलें इनसे काम चलाते हैं। तो उनको ये ख्याल गुमान गुजरता होगा। लेकिन बहरहाल आपको अगर शाह महमूद कुरैशी अगर नज़र आ रहे हैं कि भाई एक ऐसे हैं कि उनका एक पोस्चर है, उनका एक नाम है, उनकी एक वो है, थोड़ा सा वज़न है, तो आप उससे ये करते होंगे। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन तो कभी भी वज़ीर वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तो नहीं है ना, वो वज़ीर आज़म बन चुके, जितना बनना था उनने बन चुके। आप उनको ले सकते हैं, उनका एक भरम है, उनकी एक ज़ात है, उनको लोग एहतराम करते हैं। अगर उनकी वजह से मौलाना फजल रहमान के साथ आप एक अच्छे डायलॉग प्रोसेस में जा सकते हैं तो जाने में क्या हर्ज है, चले जाएँ। चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी बड़ी इज़्ज़त है और पंजाब में हर जगह पर लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं और उनके दौर के काम को अब भी याद करते हैं, तो आप चौधरी परवेज़ इलाही को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी आपने किया है ना, आपकी टीम में शामिल हैं, आपकी जो मुज़ाकराती टीम है उसमें शामिल हैं और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ये तो कह सकते हैं कि उनका रोल बढ़ाया जाए और उनको ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जाए। लेकिन ज़ाहिर है डॉक्टर साहब है, वो मेडिकल भी बात कर सकते हैं, वो सियासत भी बात कर सकते हैं, वो कल्चर पर बात कर सकते हैं, वो तो हर मौजू पर। लेकिन लगाई साहब, उन्होंने उस्मान बुज़दार की भी बात की। उस्मान बुज़दार अगर इमरान खान की हुकूमत पर बोझ हैं तो इस बोझ को उतार क्यों नहीं दिया जाता? बाद दफ़ा बोझ अच्छा लग रहा होता है और बोझ किसे अच्छा लगता है? हाँ, बोझ नहीं होता है अच्छा, लेकिन बाद दफ़ा बाद लोगों को बाद हालात में बोझ अच्छा लग रहा होता है। और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके बारे में जो किस्से अब चल रहे हैं और उनके हमदर्दों की तरफ से जो इमरान खान से मिलने वाले लोग हैं, जो उनके साथ बाकायदा उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, उन्हें मशवरे देते हैं और वो इधर भी हैं और उधर भी हैं, वो यानी कि अहले सियासत से भी मिलते हैं, अहले सहाफ़त से भी मिलते हैं, अहले सियासत में भी अपना मकाम रखते हैं, अहले सहाफ़त में भी अपना मकाम रखते हैं। वो जाकर उनको बताते हैं उस्मान बुज़दार साहब के बारे में और उनको बताते हैं कि जी उनके यहाँ क्या चल रहा है। वो बताते हैं कि तहसील सतह पर, टाउन की सतह पर, शहर की सतह पर, ज़िले की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर किस तरह के तबादले हो रहे हैं, तकर्रे होते हैं, उनके रेट क्या है, उनका नर्ख क्या है, किस तरह से कौन पैसे ले रहा है, उनके कौन से अजीज़ कौन से किस मामले में क्या पैसा लेते हैं, जो सारी चीज़ें उनको भी इल्म में है, लोग ऑन रिकॉर्ड भी आकर कह चुके हैं। अगर ये सिलसिला चल रहा है कि भाई चले ठीक है, ये डेरा गाजी खान डिवीजन हमारे पास है, इसमें तो हम जिसका चाहेंगे जहाँ चाहेंगे तबादला करेंगे, तहसीलदार को यहाँ रखेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर को यहाँ रखेंगे, इस टीचर को यहाँ भेजेंगे, हेडमास्टर को उठाकर वहाँ लाएंगे, इसको लेकर इधर रखेंगे, तो फिर चला लें आप हुकूमत इस तरह से चलानी है तो ये उस्मान बुज़दार साहब के बारे में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अगर आप इस बोझ को अपने सर पर रखना चाहते हैं और आपको मज़ा आ रहा है तो ठीक है, सवाल बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो लोग मशवरा देते हैं कि वज़ीर को अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से लेनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं नाजरीन जो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब खुद क्लियर हैं। क्लिप आपने देखा। लगारी साहब, क्या शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन और उस्मान बुज़दार साहब से सुलह कर ली है? देखिए, जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी की सुलह की बात नहीं है, दोनों सराय की बेल्ट से हैं। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में हैं
और मुल्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके वाले साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनके दादा यहाँ से थे, उनकी फैमिली यहाँ से मुंतखब होती रही, इनकी फैमिली के और लोग भी, एक चीफ मिनिस्टर हैं सादिक हुसैन कुरैशी, एक गवर्नर है इनके वालिद, वो गवर्नर रहे हैं, इनके रियाज कुरैशी MNA रहे हैं। तो इसका मतलब कुरैशी ख़ानदान का ये कॉन्स्टिट्यूंसी और यहाँ पर मौजूद हैं। जहांगीर तरीन साहब जो हैं पहले वो आए थे अपने ससुर के ज़ोम के साथ, कि उनके ससुर जो थे वो मखदूमज़ादा हसन महमूद थे। फिर उन्होंने अपने बिरादर निस्बती अपनी अहलिया के भाई के साथ वो चले और उनकी मदद से मेंबर मुंतखब हुए, फिर वज़ीर जाकर बने, और फिर वज़ीर बनने के बाद उनका एक और रिश्ता था जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की बहू जो थी वो इनकी हमशीरा थी। ये सिलसिले काम आए और इस तरह से वो एक बड़े उसमें आ गए। फिर पाकिस्तान के वज़ीर बने, फिर अब वो नाअहल करार पाए। नाअहल करार पाने के बाद अमलन तो वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी है कि वो उनको काबीना के इजलास में बिठा देते हैं। और उस्मान बुज़दार से सुलह करने का शाह महमूद कुरैशी ने तो उनके MPA बनने से पहले भी उनको याद भी नहीं था, मालूम भी नहीं था कि उस्मान बुज़दार नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं है। ये किसी को भी मालूम नहीं था, आपको भी मालूम नहीं था, शायद हमें भी इस तरह से। उनके वालिद को तो जानते थे, दादा को जानते थे, हम सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार को भी जानते थे और दोस्त मोहम्मद बुज़दार को भी जानते थे, लेकिन हमने इनके बारे में नहीं सुना था। बहरहाल ये आ गए, वज़ीर आला भी बन गए। तो शाह महमूद कुरैशी का सचमुच कलेबर तो ये है कि पार्टी के नंबर 2 शख्सियत तो वो हैं, नंबर 2 की नहीं कहा मैंने, 2 नंबर का मतलब 2 नंबर नहीं है, मतलब ये है कि इमरान खान नंबर 1 है, तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।